नमस्कार। आज तकरीबन 9 दिन बाद मैं आपके सामने रूबरू हूँ और इस 9 दिन में मैंने अपनी कुछ पुरानी घटनाओं के बारे में अपने मित्र या कह लें कि हमारे जो वीडियो एडिटर हैं जयप्रकाश, उनको कुछ एपिसोड नंबर्स दिए थे कि इनको आप रिकास्ट करें। जबकि छुट्टी पर जाने से पहले, छुट्टी क्या, मैंने आप सभी को बताया था, कम्युनिटी में लिखा था कि मैं एलएलबी के 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। ये भी लिखा था कि इस बीच में जो पुराना 3 सेमेस्टर तक मेरा एक्सपीरियंस था, या तो खाली छोड़ के मैं चला गया कि किसी दिन कोई एपिसोड नहीं आया, या छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस 8 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट के बनाए, या एक एक दिन का गैप करके शॉर्ट वीडियोस अपलोड कराए। ये तीनों एक्सपेरिमेंट मेरे बहुत अच्छे नहीं थे, जहाँ तक मेरे किस्सा गोई परिवार के सदस्यों का सवाल है। किसी ने इसको पसंद नहीं किया और ये कहा कि साहब आप बड़े ही बनाइए, भले 4 दिन बाद बनाइए, क्यों इस तरह से छोटे छोटे एपिसोड बनाते हैं। किसी ने कहा कि साहब आपको जाना ही था तो रिकॉर्ड करके जाते, और किसी ने कहा कि साहब इससे बढ़िया तो आप अपने पसंदीदा पुराने एपिसोड अपलोड करवा देते। मेरे दिमाग के किसी कोने में ये बात पड़ी हुई थी और मुझे भी लग रहा था कि बिल्कुल खाली होने पर किस्सा गोई परिवार के हमारे तमाम घोर शुभचिंतक, घनघोर शुभचिंतक मेरी आलोचना करते हैं। ये कोई आलोचना, वैसी आलोचना, स्वस्थ आलोचना करते हैं कि ऐसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए। टाइम फिक्स है उनका सुनने का, कोई सफ़र में होता है उस समय सुनता है, कोई घर में खाना खा के आराम करते समय सुनता है। यही सब ध्यान रख के मैंने 2 तारीख को, 2 जुलाई को अपनी कम्युनिटी में लिखा था कि अगले 7-8 दिन तक आपको रिपीट टेलीकास्ट मिलेंगे। उसके बाद फिर मैंने जो मुझे थोड़े अच्छे लगते थे या जो मेरे पसंदीदा क्राइम के एपिसोड थे वो मैंने अपलोड करने शुरू किए। लेकिन हर दिन कम से कम हमारे परिवार के 10 या 15 लोगों ने ये टिप्पणी की कि साहब ये पहले आप सुना चुके हैं। किसी ने लिखा कि शायद आप पहले सुना चुके हैं, भूलवश ये फिर से कर रहे हैं। किसी ने कहा कि साहब पुराने ये रिपीटेड एपिसोड मत सुनाइए, सुन सुन के बोर हो गए हैं। एक पर्टिकुलर एपिसोड के लिए हमारे बहुत ही पुराने प्रशंसक, किस्सा गोई परिवार के बहुत ही सुधी श्रोता, उन्होंने कहा साहब इसको तो मैं ऑलरेडी 5 बार सुन चुका हूँ, अब क्यों इसे भेज रहे हैं। लेकिन हर बार, हर दिन बहुत से लोगों को मैंने ये जवाब दिया कि मेरी मजबूरी है कि मैं लखनऊ में हूँ नहीं, रिकॉर्ड कर नहीं सकता हूँ, अपलोड कर नहीं सकता हूँ, और मेरा आपके साथ जो कनेक्ट है उस हिसाब से मैं खाली भी नहीं छोड़ सकता। खाली छोड़ने का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए मैं रिपीटेड एपिसोड्स सुना रहा हूँ। अब मुझे आशा है कि जो लोग पिछले 7-8 दिनों से कमेंट में इस तरह की बातें लिख रहे थे वो समझ गए होंगे कि कोई भी मैंने, अच्छा थंबनेल में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है रिपीटेड एपिसोड, हैशटैग में स्पष्ट लिखा है रिपीटेड एपिसोड, लेकिन फिर भी लोगों के मन में ये शंका थी जो बार बार लोगों ने अपनी टिप्पणियों में लिखी थी। बहरहाल उस शंका का समाधान यही कि ऐसा मैंने इसलिए किया था कि आप लोगों को ये खालीपन जो महसूस होता है हर बार, वो न महसूस हो। मेरी कोई बदनीयती नहीं थी। किसी ने ये भी बहुत तलखी में लिखा है 3 दिन पहले, नाम लेना उचित नहीं है, कि क्या क्राइम ख़त्म हो गया जो आप पुराने एपिसोड रिपीट कर रहे हैं, क्या अब आपके पास सुनाने लायक कुछ बचा ही नहीं। ये तल्ख टिप्पणियां हैं, लेकिन मैं इसका कभी बुरा नहीं मानता। वो अच्छे कमेंट भी करते हैं, इसलिए उन्हें बुरा कमेंट, ख़राब कमेंट या नेगेटिव कमेंट करने का पूरा अधिकार है। बहरहाल आज मैं रिलैक्स्ड हूँ, आप लोगों की दुआएं काम आई। मैंने अपना एग्ज़ाम कंप्लीट किया, 1-1.5 महीने में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, तब फिर 5वें सेमेस्टर के लिए मैं क्वालिफाई करूँगा और फिर अंतिम सेमेस्टर यानी 6ठा सेमेस्टर
संभवतः अगले साल जून में पढ़ना चाहिए। और अगर 6 के 6 सेमेस्टर पास कर लिया तो मैं भी वकीलों की श्रेणी में खड़ा हो जाऊंगा। हालांकि ये श्रेणी कुछ लोग अच्छा मानते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छा नहीं मानते। जो बातचीत में हमारे दोस्त, यार, मित्र, पुराने बैचमेट, क्लासमेट, वो सिवा गाली देने के और कुछ नहीं कहते कि ये तुम्हें क्या सूझी है, ये किन लोगों के बीच में जा रहे हो। लेकिन मैं इस प्रोफेशन का भी पूरा सम्मान करता हूँ और कोशिश यही करूँगा कि कंप्लीट होने के बाद इसकी एक ही दिशा रहे। वो कोई जिसे आप कहते हैं कि पैसा कमाने की, फीस लेने की या किसी को परेशान करने की दशा या दिशा न रहे, सिर्फ किसी की मदद करने की दिशा रहे। आशा है आपने पिछले 8-9 दिनों में जो भी कमेंट किए होंगे उन सब का आपको उत्तर मिल गया होगा। शुरू करते हैं कि आज की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश है मध्य प्रदेश, जिला है रीवा, तारीख थी 10 जून 2023। अतरैला थाने में दिन में कोई 10 बजे के आसपास 10 जून 2023 को एक फ़ोन आया और उसने कहा कि साहब हम अतरैला के जंगल से बोल रहे हैं, चरवाहे हैं। इधर बहुत दिनों से हम लोग आए नहीं थे, लेकिन गांव के 4-5 लड़के मिलके मवेशी लेकर जब जंगल में आए हैं तो इस जंगल में बीच में एक बड़ा सा गड्ढा है। उस गड्ढे में एक मानव कंकाल पड़ा हुआ है। उसके शरीर पर कुछ भी नहीं बचा है, कुछ कपड़े और एक पुराना खराब हो गया जूता या सड़ गया जूता वहाँ पड़ा हुआ है। ये सुन के तुरंत अतरैला थाना के थाना प्रभारी बघेल साहब वहाँ पहुँचे। प्रभारी उप निरीक्षक कन्हैया सिंह बघेल वहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा कि ये मानव कंकाल है और जो कंकाल की दशा से लगता है कि कई महीने पहले वो यहाँ पर या किसी अपराध के बाद लाया गया होगा या स्वतः किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से यहाँ पहुँच गया होगा। बहरहाल वो पास के गांव पहुँचे और बौलिया घाट के पास गांव पहुंचकर पुलिस ने पूछना शुरू किया कि यहाँ गांव में कोई गायब तो नहीं है, किसी की गुमशुदगी तो नहीं लिखी है। तो बहरहाल कुछ लोगों ने बताया कि नहीं साहब, बिल्कुल गुमशुदगी लिखी है और आपके थाने में ही गुमशुदगी लिखाई गई है। ये गुमशुदगी 12 अप्रैल 2023 को लिखाई गई है। गोल्डी नाम का एक 30 वर्षीय युवक 30 मार्च को सवेरे घर से निकला था, लेकिन उसके बाद वो लौटा नहीं। 10-12 दिन तक उसके लिए बहुत तलाश करने के बाद उसके पिता राम लखन ने अपने दूसरे बेटे को बुलवाया, जो बाहर कहीं नौकरी करता था, इंद्रपाल को बुलवाया और उसके साथ जाकर थाने पर एक गुमशुदगी लिखवाई। मृतक का नाम उसमें गोल्डी लिखा हुआ था और पिता का नाम राम लखन अंकित किया हुआ था। पुलिस राम लखन के पास तक पहुंची। राम लखन अपने घर पर ही मिल गए। पुलिस ने उनसे अनुरोध किया कि आपका बेटा 30 मार्च से गायब है, 12 अप्रैल को हमने गुमशुदगी लिखी है, हमने अपनी तरफ से तमाम प्रयास किए हैं और एक बार आप उस जंगल में चल के उसे देख लें, थोड़े बहुत कुछ कपड़े जो बचे हैं दीमक और बाकी चीज़ों से बचा के, और एक जूता देखें क्या ये गोल्डी के तो नहीं है। राम लखन ये बात सुनकर परेशान भी हुए, लेकिन पुलिस टीम के साथ फ़ौरन चले गए और वहाँ जाते ही देखते ही उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जूता ये गोल्डी का ही है और कपड़ों में कुछ जो थोड़े साफ बचे हुए थे उनको देखते ही बताया
कि ये गोल्डी की ही लाश है। बहरहाल उसको पूरे कंकाल को उसको सीलबंद किया गया। सीलबंद करके उसमें जो फॉरेंसिक नमूने डीएनए टेस्ट के लिए और तमाम टेस्ट के लिए निकाले जाने थे, वो रीवा ज़िले की जो फॉरेंसिक टीम थी वो उसने निकाल लिए, इकट्ठा कर लिए, और उस पूरे कंकाल को, कंकाल के साथ जो भी उसके कंपोनेंट बचे हुए थे, मसल्स के कुछ पार्ट्स कहीं कहीं सूखे हुए बचे हुए थे, उन सब को पोस्टमार्टम के लिए सील बंद करके भेज दिया गया। पूरे केस को जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट न आ जाती, संदिग्ध बताया गया कि ऐसा लगता है दोनों चीज़ें हो सकती हैं, किसी नेचुरल प्रोसेस की वजह से भी और हत्या की वजह से भी ये यहाँ पर ये कंकाल पाया गया है। बहरहाल फोरेंसिक जांच के बाद लगभग ये तय हो गया, जो डीएनए किट होती है प्राइमा फेसी जिससे आप मिला लेते हैं, डीएनए किट से भी ये तय पाया गया कि वो गोल्डी की ही लाश थी। बहरहाल उसके पिता रामलखन ने बताया कि 30 मार्च को सुबह वो घर से निकला था। उसके लापता होने के बाद रामलखन ने अपने रिश्तेदारों के यहाँ पता किया। आसपास के गांव में भी खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब कुछ नहीं पता लगा तो थक हार कर उसने अपने बड़े बेटे इंद्रपाल से कहा कि अब पुलिस को गोल्डी के लापता होने की सूचना देनी ही होगी, और 12 अप्रैल को यानी गायब होने के 12 दिन बाद गोल्डी के गुमशुदगी की बात थाने पर अंकित करा दी गई। इंद्रपाल ने अपनी एफआईआर में लिखाया कि उसका छोटा भाई गोल्डी पुत्र रामलखन निवासी देवखर गांव सकर गैला प्लॉट 30 मार्च की सुबह से ही लापता है। उसकी शादी नहीं हुई है। साल में 6-7 महीने वो बम्बई और कभी गुजरात में जाकर नौकरी करता है। पैसा इकट्ठा करने के बाद वो गांव आ जाता है। गांव में अपने पिता के साथ रहता है और पिता के लिए खाना भी बनाता है, क्योंकि माँ उसकी थी नहीं और पिता और गोल्डी ही रहते थे। इंद्रपाल जो उसका छोटा भाई था, वो भी नौकरी के सिलसिले में महाराष्ट्र के जलगांव में चला गया था और लगभग पूरा समय वहीं रहता था। लेकिन जब उसको ये पता लगा कि गोल्डी गायब है तो 12 अप्रैल को वो वापस लौट आया था और अपने पिता के साथ थाने पर वो गुमशुदगी लिखाने गया था। पुलिस के पास जो फॉरेंसिक एविडेंस मिले थे वो कहीं आगे नहीं बढ़ पाए। डॉग स्क्वाड भी लाया गया था, वो भी आगे नहीं बढ़ पाया। पुलिस के पास मैनुअल इंटेलिजेंस यानी मुखबिरी के सिवा कोई दूसरा तरीका नहीं था। पुलिस ने अपने जो बीट के कांस्टेबल हैं उनको सादी वर्दी में गांव में लगाकर 3 बिंदुओं पर जांच करने के लिए कहा। पहला तो ये कि ये कितने कितने दिनों में यहाँ आता था, जब यहाँ आता था तो इसके दोस्त कौन कौन थे, किन के साथ ये उठता बैठता था, और क्या इसको कोई बुरी लत, बुरी आदत या जैसे जुए की या इन सब चीज़ों की किसी की आदत, किसी नशा करने की आदत तो नहीं पड़ी थी। और तीसरा और सबसे अहम कि क्या इसके कहीं पर किसी महिला से, किसी लड़की से कोई अनैतिक संबंध तो नहीं थे जिनकी जानकारी गांव वालों को हो गई थी। वही तीनों बातें जर, जोरू और जमीन। अलग अलग टीमों ने अपना काम करना शुरू किया। 2 ही दिन में ये पता भी लग गया कि इसके 2 ही 3 अच्छे दोस्त हैं, और ये भी पता लगा कि 30 मार्च को सुबह इसके साथ 3 लड़के देखे गए थे, जिनमें सबसे नज़दीकी दोस्त इसका मोतीलाल पुत्र सुखलाल, और दूसरा बुद्धसेन उर्फ छंगे, और तीसरा लाला उर्फ रमेश सन ऑफ कांता। ये भी लोगों ने बताया कि 30 मार्च को जब ये सवेरे घर से निकला था तो यही तीनों इसके साथ थे, लेकिन शाम को ये तीनों अपने अपने घर पर थे। अकेला गोल्डी ही इनके साथ नहीं था।
पूछने पर इसके पिता ने, उसको भी ये पता लगा था कि ये 3 इसके साथ थे। उसके पिता और भाई वो तीनों के पास अलग अलग गए भी। उनसे पूछा तो उनसे कहा कि वो गांव में ही फलां दुकान तक गया था, कुछ उसने बीड़ी या सिगरेट मांगी थी और कुछ खाने की चिप्स जैसी चीज़ ली। हम लोग चले आए, उसके बाद वो कहाँ गया मुझे पता नहीं लगा। बहरहाल तीनों का नाम जैसे ही पुलिस को कई स्रोतों से मुखबिरों के जरिए पता लगा, तो ये भी पता लगा कि इनमें से जो मोतीलाल है उसने घटना खुलने के, यानी जिस दिन ये लाश बरामद हुई है, यानी 10 जून 2023 को, उससे बहुत पहले जब कभी जिक्र होता था कि गोल्डी आखिर कहाँ गया होगा, तो ये कहा करता था कि गोल्डी अब कभी वापस नहीं आएगा। लोग इसे टोकते भी थे कि तुम्हें कैसे पता, तो कहता अरे सब फिल्मों में दिखाया गया है, जो एक बार गायब हो गया वो कहाँ लौट कर आता है। बहरहाल उसका यही स्टेटमेंट पुलिस को मोतीलाल तक ले गया। मोतीलाल को 11 जून की सुबह दोपहर तक उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ जब शुरू हुई तो उसने बताया कि 30 जून की सुबह हम सभी लोग साथ साथ थे, लेकिन बाद में गोल्डी कहीं चला गया। कहाँ गया इसकी उसकी कहाँ गया इस बात की उन लोगों को कोई जानकारी नहीं है। मोतीलाल के अलावा बाकी दोनों यानी बुद्धसेन और लाला, ये दोनों अपने घरों पर नहीं मिले। बहरहाल चूँकि बात बहुत आगे नहीं गई थी कि क्या हुआ था, इसलिए पुलिस ने सबसे पहले मोतीलाल से ही शुरू किया। उसके दिन की बातें, सब दिन में क्या किया तुमने, रात में क्या किया, उस दिन कहाँ थे, अंतिम बार कब बात हुई, कब देखे गए, क्या खाया, किसके साथ गए थे, दुनिया भर के सवाल, जो सवालों की बौछार होती है वो उसके साथ की गई। तब पुलिस ने मुखबिरों की उस सूचना के बारे में फिर से पता किया कि इसने किसको किसको ये कहा था कि गोल्डी अब कभी वापस नहीं आएगा। ऐसे 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और उन्हें गांव से उठाकर थाने पर लाया गया। उन दोनों से आमना सामना कराया गया। पुलिस ने दोनों की जो फेस रीडिंग है, यानी मोतीलाल की और जिन लोगों से इसने ये बात कही थी उनकी फेस रीडिंग से उन्हें ये लग गया कि बात तो इसने ये कही थी, लेकिन उसका आधार क्या था ये नहीं बता रहे थे। बहरहाल थोड़ी देर में जब पुलिस को ये लग गया कि ये कोई बात छिपा रहा है, बता नहीं रहा है, तो पुलिस भी अपनी औकात पर आ ही गई। और पुलिस के औकात पर आते ही मोतीलाल बिल्कुल सारंगी की तरह तान छेड़कर तराने निकालने लगा और उसने बताया कि ये बात सही है कि हम लोगों ने उसकी हत्या कर दी, लेकिन क्योंकि क्या वजह थी वो टालता रहा कि वो बाकी दोनों ही इस बात को जानेंगे, बुद्धसेन और लाला। बुद्धसेन और लाला करीब करीब 1 महीने से गायब थे। पुलिस ने उनके बारे में जानकारी की तो ये पता लगा कि वो अहमदाबाद नौकरी करने के लिए गए हैं। फिर प्रभारी निरीक्षक कन्हैयालाल सिंह बघेल अपनी पूरी टीम तैयार की उन्होंने और वो अहमदाबाद पहुंच गए। रीवा के आसपास के जो लोग भी अहमदाबाद में जिन जिन जगहों पर वो लेबर के रूप में या किसी दूसरे कैपेसिटी में रहते थे, उनसे बघेल ने बातचीत शुरू की और बहुत टाइम उनको नहीं लगा। वो 3 दिन के भीतर दोनों को, लाला और बुद्धसेन को गिरफ्तार करके ले आए प्रभारी उपनिरीक्षक कन्हैया सिंह बघेल। अब तीनों मिल गए। जिन तीनों का जिक्र मुखबिरी में पता लगा था और जिन बाकी दोनों के बारे में मोतीलाल ने बताया था, वो तीनों इकट्ठा हो गए। पहले तीनों से अलग अलग बातचीत की गई। उनकी इंट्रोगेशन रिपोर्ट तैयार करके उनमें जिन बातों पर गहरा डिफरेंस था या ज़्यादा कंट्रडिक्शन था, उनको छांट के अलग रख दिया गया। जैसे
उन्होंने कहा साहब सुबह मैंने तीनों ने मिलकर चाय पी। एक ने कहा कि साहब मैंने अंडा खाया था और इसने चाय पी। फिर तीसरे ने बताया कि साहब चाय पीने तो हम लोग गए ही नहीं थे, हम लोगों ने फला फला चीज़ फला के यहाँ बनवा के खाई थी। यानी खाना खाने या सुबह की जो उनकी एक्टिविटी है उसके तीनों अलग अलग डायमेंशन तीनों ने दिए। ऐसे तमाम चीज़ों पे तीनों में मतभेद था, तीनों में डिफरेंस था स्टेटमेंट्स में, उनको छांट के अलग किया गया। अलग करने के बाद फिर तीनों को एक साथ बिठाकर उनसे पूछताछ शुरू हुई। बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाए तीन के तीनों, और फिर बात पूरी की पूरी वो निकल कर आई जो तीनों ने एक साथ एक जगह एक तरह एक तारतम्य में एक समय में बताई थी। बात के हिसाब से 30 मार्च की देर शाम तीनों ने, मोतीलाल, लाला और बुद्धसेन ने शराब पी। गांव में ही इन लोगों ने बौलिया घाट पे शराब पी और फिर वापस जब गांव पहुंचे तो इन्हें गोल्डी दिखाई पड़ गया। गोल्डी भी हल्के हल्के शराब के नशे में था। हम तीनों ने गोल्डी से कहा कि यार अगर तुम भी साथ दे दो तो आज हम लोग बरौली घाट पर, बौलिया घाट पर आज लूट करते हैं, पैसे की दिक्कत है, और अगर लूट कर लिया तो सबसे पहले हम तुमको अंग्रेजी शराब पिलाएंगे और उसके बाद जो भी रकम लूट में मिली होगी उन सबको बराबर बराबर चारों लोग बांट लेंगे। गोल्डी फौरन इस बात के लिए राजी हो गया। उसको भी प्लान में इन लोगों ने शामिल कर दिया। गोल्डी के हामी भरने के बाद चारों गांव से 2 किलोमीटर दूर देवखर और कोनी कला के बीच में बौलिया घाट पहुंच गए। नदी पर नया ब्रिज बना हुआ था। दोनों इस इंतज़ार में थे, चारों इस इंतज़ार में थे कि जैसे ही कोई दुपहिया वाहन दिखाई देगा थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़े होके दौड़ के उसे सरप्राइज़ करेंगे या धक्का देंगे, गिर जाएगा, सामान उसका लूट लेंगे, उसको ब्रिज के नीचे फेंक देंगे और हम लोग जो भी पैसा उसके जेब में, उसके मोटरसाइकिल में पैसा रुपया जो भी चीज़ मिलेगी उसे लेके हम लोग वहाँ से भाग आएंगे। करीब 1.5-2 घंटे तक इंतज़ार करने के बाद कोई 2 व्हीलर, इवन साइकिल भी उस ब्रिज से नहीं निकला। थोड़ी देर बाद उनको एक 4 व्हीलर की हेडलाइट समझ में आई। चारों थोड़ी थोड़ी दूर पर अपनी जगह पर चौकन्ने हो गए। जैसे ही वो ब्रिज के ऊपर उस चौपहिया वाहन ने चढ़ना शुरू किया, चारों एक साथ उसके सामने आ गए। लेकिन ऐसा लगता है कि 4 पहिया वाहन चलाने वाला ड्राइवर भी चौकन्ना था। उसे भी ज्योग्राफी का अंदाज था। उसे लग गया कि हो न हो ये बदमाश हैं, और उसने बिना किसी की परवाह किए हुए और उनको धक्का देके आगे बढ़ गया। इस धक्के में सबसे ज़्यादा चोट गोल्डी को लगी। वो वहीं पर गिर गया। बाकी सब इस हिसाब से सामने कूदे थे कि अगर गाड़ी सामने चढ़ी तो वो छटक कर बाहर हो जाएंगे, और बाहर हो भी गए। गोल्डी ज़्यादा बहादुरी में कि सामने देखकर वो रोकेगा कैसे नहीं, उसने टक्कर मारी और बुरी तरह से जख्मी हो गया। जख्मी होने के बाद इन लोगों ने कहा कि अब इसको डॉक्टर के पास कैसे ले चलेंगे, और ये भी लगा कि अभी थोड़ी देर में ये गाड़ी वाला भाग के किसी थाने पर जाएगा और वहाँ पर सूचना देगा, पुलिस आएगी, और अगर हम जल्दी से यहाँ से लेके इसको हटे नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। उसको वहाँ से ले चलने के लिए जैसे ही ये लोग चले, गोल्डी ने कहा कि आज तुम लोगों की वजह से मेरी ये हालत हो गई, मुझे लगता है मेरे पैर की हड्डी टूट गई है। मैं घर वालों को सब बता दूंगा कि तुम लोग मुझे यहाँ किस काम से ले आए थे और चोट मुझे कैसे लगी। मोतीलाल ने बाकी तीनों को इशारा किया कि इसके पहले लोग यहाँ पर आएँ या पुलिस यहाँ पर आए, इसको मार दिया जाए। और वहीं पर इन लोगों ने लाठी, डंडे और पत्थरों से
गोल्डी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद करीब 200 मीटर भीतर जंगल में गए और जंगल के बीच में ही एक नेचुरल से गड्ढे में उसे डाल दिया। ऊपर से उसका खरपतवार जो भी जंगल के होते हैं, गिरे हुए पत्ते, सूखी टहनियाँ, वो सब उस गड्ढे को ऊपर तक भर दिया ताकि आने जाने वालों को या जो लोग वहाँ से पास हो रहे हैं उन्हें प्राइमा फेसी ये बॉडी दिखाई न पड़े। वो उसके बाद भी तीनों वापस अपने अपने घर पहुँच गए। ये किस्सा तीनों ने फिर एक साथ एक जगह एक टाइम पर और बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन में पुलिस को अपना बयान दिया। किसी को कोई शंका नहीं रह गई। बीच में किसी दिन बहुत पानी बरसा, गड्ढे में पानी भर गया। उसके बाद फिर उसकी पत्तियां गल गईं। पानी जब कम हुआ फिर शायद वहाँ जो जंगली जानवर, खासकर सियार यानी लोमड़ी, वो इस तरह के शिकार बहुत करते हैं। पुरानी मांस, पुराना शव, वो उसको नोच कर खा जाते हैं। ऐसा लग भी रहा था बॉडी को देखने से कि किसी जानवर ने उसे नोच कर खाया है। बहरहाल 30 मार्च को की गई हत्या 10 जून को खुली और 15 जून को ये सभी अरेस्ट हो गए। आज की घटना में मरने वाला गोल्डी, जिसके मरने पर जैसे सारे समाज में किसी भी व्यक्ति के मरने पर संवेदनाएं मृतक के साथ होती हैं, वैसी ही मानवीय संवेदना मुझे भी गोल्डी के साथ है, या मानवीय संवेदनाओं के आधार पे मुझे उसकी मौत का दुख है। लेकिन इन मानवीय संवेदनाओं से इतर जब ये पता लग गया कि गोल्डी लूट की प्रोसेस में या लूट की कोशिश में उसे चोट लगी, गंभीर चोट लगी, और फिर पुरानी अदावट की खुन्नस में मोतीलाल ने इसकी हत्या कर दी। मतलब उसको सीधे साधे शब्दों में अगर ये कहें कि लूट करने की प्रोसेस में चुटहिल होने के बाद गोल्डी की हत्या हुई, यानी मृतक गोल्डी अपराधी था, अपराध में शामिल था। अपराध पूरा हो पाया हो या न हो पाया हो, लेकिन वो अपराध में शामिल था। ऐसे में पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेरे खून में भी है, जिसे मैंने 34 वर्ष तक वर्दी पहनकर निभाया है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी कोई भी, यानी पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी कोई भी संवेदना गोल्डी के प्रति नहीं है। हालांकि ये प्रोसेस अपराध का है, कानून अपना काम करेगा। जिस किसी ने गोल्डी की हत्या की है उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, FIR लिखी जाएगी, जेल भेजा जाएगा, ट्रायल होगा। ट्रायल के बाद जज साहब या तो सजा देंगे या उसे बरी कर देंगे। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में, यानी विवेचना, चार्जशीट, सबमिशन ऑफ चार्जशीट इन कोर्ट, ट्रायल, देन जजमेंट, इस पूरी प्रोसेस में संवेदनाओं का कोई स्थान नहीं है। मानवीय संवेदनाओं का कतई कोई स्थान नहीं है। वहाँ यही देखा जाएगा कि ये मृतक है, ये अपराधी है, इसने इन लोगों के सामने या इनके साथ मिलकर इसकी हत्या की है। हत्या चाहे अपराध करते समय हो या अपराध करने के बाद हो, या यहाँ तक कि अगर हत्या करने के बाद भी हत्यारों की हत्या होती है तो भी जिस किसी ने हत्या की है उसके विरुद्ध मुकदमा चलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पूरी प्रोसेस में, जुडिशियल प्रोसेस में आप कह लें, संवेदनाओं का कोई स्थान नहीं है। आज की जो घटना है इसमें जो चीज़ उभर कर आ रही है वो ये कि चारों बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ उठना बैठना, 6 महीने नौकरी करके जब पैसा कमा के आता था तो हम प्याला हम निवाला, यही
बाकी के 3 हुआ करते थे। लेकिन सबसे पहले इन्हीं लोगों ने, जिन्हें कायदे से उसकी दवा कराने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए था, उसको दुनिया से विदा कर दिया। यानी दोस्तों पर एतबार आप उतना ही करिए जितना बुरे वक्त में आप बर्दाश्त कर सकें। अगर उनको, जिनसे आपने बहुत अच्छी दोस्ती की है, जिन पर आपने एतबार किया है, उन पर आपने इतना ज़्यादा एतबार कर लिया, इतना ज़्यादा विश्वास कर लिया कि आपके बुरे वक्त में उनके एतबार को आप बर्दाश्त भी न कर पाएं, उनके धोखे को आप बर्दाश्त भी न कर पाएं, तो इतना ज़्यादा विश्वास कभी दोस्ती में नहीं करना चाहिए। वरना दोस्तों पर अंधा विश्वास करने वाले हमेशा धोखा ही खाए हैं। किसी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, मुझे ध्यान नहीं है लिखा किसने है, लेकिन किसी अपराध के सिलसिले में ही मैंने पढ़ा था। बहुत दिनों से मेरे मन में कभी कभी ये बात आती है, लेकिन आज ऐसे टाइम पर आ गई कि मैं आपसे साझा करूँगा कि धोखा हमेशा गहरी दोस्ती का साइड इफ़ेक्ट होता है। बहुत अच्छी दोस्ती के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं और धोखा उनमें से एक है, पहले नंबर पर है। इसलिए इससे सावधान रहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।